हम बात करेंगे पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के राजनीतिक पहलुओं के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान की राजनीति हो या फिर हमारे और आपके वतन हिंदुस्तान की राजनीति। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 राजनीतिक पत्रकार। स्टूडियो में हमारे साथ फॉर अ चेंज राइट साइड पर मौजूद हैं राजदीप सरदेसाई। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अशरफ बानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बानी साहब। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और जिस न्यूज के डायरेक्टर राहुल श्रीवास्तव जी। राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप सरदेसाई, पहलगाम हमला, इस हमले पर जो स्ट्रेटजिक कार्रवाई है वो भी हो रही है, मिलिट्री भी अपनी तैयारी कर रही है और पॉलिटिक्स भी अपनी गति से चल रही है। योर ओपनिंग रिमार्क। देखिए, मैं 3 या 4 ऑब्जर्वेशन करूंगा। पहली बात तो बहुत जो हुआ बहुत ही दुखद है। हमारी पूरी तरह से संवेदना उन लोगों के साथ है जो परिवार है जिनके लोग इस टेरिबल टेरर अटैक में जिनकी जान चली गई है। मुझे लगता है वो एक गुस्सा और दुख, ये दोनों साथ में इस बार आ रहे हैं। और न केवल मैं तो एक आम नागरिक हूं, लेकिन मुझे लगता है इस देश के जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी लोग हैं, वो जानते हैं जो हुआ है उसे इट इज इनएक्सक्यूजेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल। ये एक रेड लाइन जिसे कहते हैं ना, एक लाल लाइन पाकिस्तान बेस्ड टेरर ने क्रॉस किया है। आपने पुलवामा में टारगेट किया सीआरपीएफ को, आपने उरी में टारगेट किया आर्मी कैंप को। यहां क्या करते हैं आप? टूरिस्ट बेसरन में बैठे हुए, मौज लेते हुए निहत्ते टूरिस्ट को टारगेट करते। तो ये जो भावना है, ये मुझे लगता है सौरभ, इसकी वजह से पूरे जितने भी राजनीतिक दल है, जब कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सभी दलों ने कहा कि जो हुआ है उसकी कड़ी निंदा हुई और कहा कि सरकार जो एक्शन लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। तो एक नेशनल कंसेंसस बन गया है। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिएटरेट कि एक ऐसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जहां इतना पोलराइजेशन है, इतना ध्रुवीकरण है, हर चीज पर कांग्रेस और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, इस बार आप देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी दल है उनका टारगेट रहा है कि आप पहले बताइए एक्शन क्या लेंगे, हम जो भी आप एक्शन लेंगे उसके साथ रहेंगे। हाँ जरूर, और ये दूसरी बात इससे जुड़ जाती है कि ये भी बात कही गई ऑल पार्टी मीटिंग में भी, कई लोगों ने उठाया कि सिक्योरिटी लैप्सेस, कि वहां जो सुरक्षा के लैप्सेस हुए उस पर हमें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने यह भी पूछा कि पुलवामा में इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी में हुआ क्या, किसकी जवाबदेही हुई या नहीं, और अगर इस बार लैप्सेस हुए हैं तो उसके लिए जवाबदेह कौन है। अगर 5.5 किलोमीटर रूट पहलगाम से बैसरन जो है, वहां कोई पुलिस पिकेट नहीं है, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जरूर सिक्योरिटी लैप्सेस पर सवाल उठ रहे हैं। और इस वजह से भी उठ रहे हैं कि कुछ विपक्षी दलों को लगता है कि जब बीजेपी के नेता विपक्ष में थे और यूपीए की सरकार थी और आतंकवादी हमले होते थे, तो लगातार मनमोहन सिंह सरकार को घेरने की कोशिश होती थी। मुझे अभी भी याद है, मैं 26/11 कवर कर रहा था सौरभ, और उस समय जब ताजमहल होटल पर कार्रवाई चल रही थी, टेरर कार्रवाई चल रही थी, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सवाल उठाए थे सरकार पर। विलासराव देशमुख को तो पूरी तरह से घेर लिया था, जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहा कि आपने इसको हैंडल नहीं किया। तो एक धड़ा जरूर है जो कह रहा है कि देखिए, जब हम सरकार में थे आपने हमको घेरा, आज हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। तो ये जरूर उसके साथ है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं इस तरह के हमले के बाद जहां लोगों को मारने के पहले उनके धर्म पूछा गया, वो जो रिलीजियस पोलराइजेशन जो जमीन पर हुई है उसको एक चरम पर लिया जा रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में। और विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, सुप्रिया सुले और 1-2 और नेता ने कहा कि कई सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वो लगातार नफरत फैला रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये यही दिखाता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स ये जो पूरा इस्लामिस्ट टेरर को लेकर जो है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह के नफरत का माहौल
बन रहा है, मुस्लिम बनाम हिंदू, इससे सोशल मीडिया पर जो हो रहा है उसे रोकना चाहिए। इस मीटिंग पे ये कहा गया, सरकार ने ये भी कहा वी विल लुक इनटू दिस। चौथी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अमित शाह इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कश्मीर में आज देयर इज लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द सेंटर, कश्मीर यूटी है। उमर अब्दुल्ला को सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मैंने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो उन्होंने कहा मैं क्यों आऊं आपके चैनल पर इंटरव्यू के लिए, आप उनसे पूछिए जिनका ये जिम्मा है, दैट सिक्योरिटी इज नाउ विद द एलजी। तो एलजी और होम मिनिस्टर के अंडर वो मीटिंग की गई, पर ज्यादातर आप देखेंगे अमित शाह हैज बीन पुट वर्चुअली इन चार्ज। और मुझे कहा गया कल की मीटिंग पर में भी, जो ऑल पार्टी हुई, जितने भी सवाल थे, राजनाथ सिंह जो वाज द चेयरिंग द मीटिंग, उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, अमित शाह गेव। इनफैक्ट राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में राहुल गांधी ने बार बार पूछा ऑन सिक्योरिटी लैप्सेस कि वहां इतना टाइम क्यों लगा टू रीच द पीपल। तो अमित शाह ने मैप, ही हैड कम फुल्ली प्रिपेयर्ड। उन्होंने एक मैप निकाला, दिखाया कि कहां बेसरन है, कहां पहलगाम है, कहां फोर्सेस हुआ करते हैं, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। और यह भी माना उन्होंने, जब कहा गया सिक्योरिटी लैब्स, ही सेड अगर सिक्योरिटी लैब्स नहीं होता तो हम यहां क्यों बैठे रहते। I was told Amit Shah, in fact, was the one who spoke and was the most calm and confident. So, in a way, ये जो हुआ है, अमित शाह पर एक तरह से अब जवाबदेही हो गई है। Prime Minister was in Saudi Arabia. Amit Shah was the man on the ground, both in Kashmir and now in Delhi. सवाल जरूर उठाएंगे कि what is the role of the LG? Has Manoj Sinha got enough control over the way the officers have been deputed through a unified command in Jammu and Kashmir? पहले एक जमाने में मुख्यमंत्री had a major role. Now the chief minister is not involved. So I think politically ये जो सवाल है जवाबदेही के, ये उठेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर बाद उठेंगे। Final point. To my mind, the main political now question is कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती क्या है। दैट इज वॉट एवरीवन इज आस्किंग। अगर आप आज बीजेपी के लोगों को भी पूछे तो वो कहते हैं कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएंगे, बिकॉज आफ्टर पुलवामा आपने बालाकोट किया, उरी के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किए, तो सरकार पर भी दबाव है। लेकिन द वरी इज कि आप कभी कभी सरकार में ऑप्टिक्स पर इतना फोकस होता है कि मीडिया में क्या हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, कि जो ठोस कदम उठाने हैं वो कैसे उठाए। व्हाट इज द डिटरेंट फॉर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को बार बार ये करने क्यों देते हैं? व्हाई डज पाकिस्तान गेट अवे विथ इट? हमें लगा पुलवामा के बाद नहीं होगा, हमें लगा कि उरी के बाद नहीं होगा, लेकिन हुआ। एंड इफ यू लुक एट अ चार्ट, व्हाइल सिविलियन कैजुअलिटीज हैव रिड्यूस्ड कंसिडरेबली एंड दिस इज गवर्नमेंट्स अचीवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, एनकाउंटर्स तो चलते रहे हैं। इनफैक्ट 1 month आफ्टर द इलेक्शन, सौरभ, अक्टूबर में इलेक्शन हुए लास्ट ईयर, इफ यू सी, 1 महीने बाद 4 बड़े टेरर स्ट्राइक्स हुए, एनकाउंटर्स हुए इन जम्मू एंड कश्मीर, मेनली इन द जम्मू रीजन। तो ये जो सरकार बार बार कह रही थी कि नॉर्मल सी है कश्मीर वैली में, कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, आर्टिकल 370 के बाद पूरा कंट्रोल है, दैट्स नॉट ट्रू। और यही स्थिति पहले भी थी। मैंने ये नहीं कह रहा कि इफ यू सी इन द पास्ट ऑल्सो, विच एवर गवर्नमेंट हैज कम टू पावर, जो भी सरकार दिल्ली में आई, वो हमेशा कहती है हम कश्मीर में नॉर्मल सी लाएंगे। पर आप कैसे लाएंगे जब पाकिस्तान बार बार क्रॉस बॉर्डर टेरर कर रहा है? और आज की तारीख में, और ये मुझे किसी एक बड़े अधिकारी ने कहा, दे हैव नो कॉन्टैक्ट एट द मोमेंट एट द हाईएस्ट लेवल एनी मोर, एट एनी लेवल, विद पाकिस्तान। सो अर्लियर यू हैड सम आइडिया व्हाट द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इज अप टू, कि कौन क्या कर रहा है उसके। वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एट द मोमेंट, and that is one of the fears. So all of this has put the square focus on the man on your screen. जो आपके स्क्रीन पे अमित शाह जी के लिए ये एक मौका है दिखाने के लिए कि वो किस तरह के गृह मंत्री है, पूरे कंट्रोल में ला सकते हैं, स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं, या दिस इज अ सिचुएशन विच इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, कि करे तो करे क्या। So I think all of this came together in this meeting which took place at all party meeting. एक आखिरी का सवाल उस पर उठा, राहुल गांधी और मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा, व्हाई इज प्राइम मिनिस्टर नॉट देयर? कि प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा भाषण किया बिहार में, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम एक सबक, एक तरह से टेररिस्ट के पीछे जो लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। तो खड़गे जी ने कहा, लेकिन व्हाई इज ही नॉट देयर? अब ये सवाल उठता है कि व्हाई शुड राजनाथ सिंह बी देयर? अब उनको कहा गया कि देखिए, जब
ऑल पार्टी मीटिंग्स कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, तब भी हमेशा मनमोहन सिंह नहीं रहते थे। बट ट्रूथ इज नरेंद्र मोदी जी नॉर्मली डज नॉट अटेंड दीज ऑल पार्टी मीटिंग्स। ये सही है, ये गलत है, इस पर सवाल है, क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। क्या उन्होंने इस मीटिंग को चेयर करना चाहिए था या नहीं, या उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी अब अमित शाह पर छोड़ी है? राजनाथ सिंह, जैसे मैंने कहा, बहुत कम बोले उस मीटिंग में। क्या अमित शाह को कहा गया है कि आप पूरा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको आपको संभालना है, मैं इससे ऊपर हूं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस पॉलिटिक्स? ये भी एक सवाल उठा उस मीटिंग में, और इस सवाल का आप देखना है। ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर विल बी मीटिंग अदर एमपीज इंडिविजुअली लेटर, पर वो होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। थैंक यू राजदीप। जब जवाबदेही फिक्स करने की बात आएगी तब सवाल पूछा जाएगा सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल से, उसके बाद जो वहाँ के कोर कमांडर हैं 15वीं कोर के, उनसे, आईबी के चीफ से, रॉ के चीफ से, और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक से, क्योंकि इन सब के ये जिम्मेदारी है, और गांधरबल के एसएसपी से भी, कि वो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थित होती। जब पार्थिव शरीर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे, गुजरात में, राजस्थान में, तब जिनके परिजनों को इस आतंकी हमले का शिकार होना पड़ा, तो उनके घर वालों ने ये सवाल पूछा सरकार के नुमाइंदों से। उन्होंने कहा कि जब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया। और कल भी जब सरकार ने ये कहा कि ये मेडोज अमरनाथ यात्रा के दौरान खुलते हैं और पहले खोल दिए गए, हमें जानकारी नहीं थी, तब सुप्रिया सुले ने भी ये सवाल पूछा, जो आज अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि पुणे में बैठे टूर ऑपरेटर को पता है कि वो विंडोज खुल गए हैं, वहाँ पे टूरिस्ट जा सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके इंटेलिजेंस को या पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता है। ये एक सवाल है। मैं इसे जोड़ दूं अमित शाह के मामले को लेकर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया था, कहा था कि आप हमें क्यों नहीं बुलाया, किरण रिजिजू ने हमें क्यों नहीं बुलाया। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, और किरण रिजिजू ने मुझे फोन में कहा कि केवल उन पार्टियों को बुला रहे हैं जिनके पास 5 से ज्यादा सांसद है। जैसे ही उनका ट्वीट हुआ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, उनको गृह मंत्रालय से फोन आता है। अमित शाह जी उनसे बात करते हैं और कहते हैं ओवैसी जी आ जाइए जल्दी। ओवैसी जी कहते हैं मैं हैदराबाद में हूं, मुझे पहुंचना मुश्किल है। अमित शाह जी उनको कहने देखिए ये आपका प्रॉब्लम है, आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा, आप उस मीटिंग में रहिए। तो जैसे मैंने कहा, अमित शाह एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल, उन्होंने कहा ओवैसी, आई डोंट थिंक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर, कि अमित शाह खुद फोन करके कहते हैं ओवैसी जी को आप पहुंचे, ओवैसी जी पहुंचे। और क्राइसिस के दौरान हम इसी तरह की पॉलिटिकल आउटरीच की उम्मीद भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि अमित शाह जी ने तुरंत उनको फोन करके बुलाया। अब मैं एक आखिरी, आपको राजनीति कैसी चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी है। अच्छा, वो जो आपस में लड़ रहे हैं दोनों, शिवसेना यूबीटी का कोई नुमाइंदा मीटिंग में नहीं आया ऑल पार्टी में। मैंने अभी पूछा उनसे, अब मुझे कहा गया, अरविंद सावंत जी कहते हैं कि मैं इस समय एस्टिमेट्स कमेटी की मीटिंग में कलकत्ता जा रहा हूं, इसके पहले मैं एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में लक्षद्वीप में था, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। उनके दूसरे नेता संजय राउत का मुझे कहा गया वो भी किसी और मीटिंग में। तो यूबीटी का कोई नुमाइंदा उस मीटिंग में नहीं था। इसका पूरी तरह से फायदा कौन उठा रही है? शिवसेना, शिंदे ग्रुप। और शिंदे जी क्या कर रहे हैं? शिंदे जी कश्मीर चले गए हैं, और अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो घोड़ा वाला था, जो जिसकी जान चली गई, आदिल, उसको घर बनाएंगे उनके लिए, और जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं जो कश्मीर में फंसे हुए हैं, उनको उनकी वापसी का सुपरविजन वो करेंगे। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने गिरीश महाजन, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको यह कहा था कि आप, जो उनको नियुक्त किया था, आप कश्मीर जाइए और आप वो सुपरवाइज कीजिए। ये भी हो रहा है, और वहां एकनाथ शिंदे, और उसका वीडियो निकल रहा है, एकनाथ शिंदे फोन में लोगों से बात कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे एक बार फिर अपनी एक तरह से छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं वो व्यक्ति हूं जो कश्मीर में बैठा हूं, पूरी तरह से इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, महाराष्ट्रियंस को मदद कर रहा हूं। और शिवसेना यूबीटी जो है, ठाकरे परिवार यूरोप में है, और उस मीटिंग में कोई आया नहीं है। तो राजनीति हो रही है, हर तरीके से हो रही है, कई दल सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा सौरभ, आई थिंक देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट to create some broad national consensus, and the all party meeting was a good step, एक अच्छा कदम था।
थैंक यू राजदीप। हम रुक करेंगे राहुल श्रीवास्तव का। बात ये हो रही है कि एक तरफ एक पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स है, कंपल्शन भी है कि आप कुछ बड़ा करते दिखें, यानी आपके पास वो अभी पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है जिसमें आप डिप्लोमेटिक तरीके से घेरेबंदी करें, इकोनॉमिक फ्रंट पर घेरेबंदी करें। उसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए ताकि जो घर में घुसकर मारेंगे, ठोक के मारेंगे वाली बात है, उसको एक नया उदाहरण मिल सके। और इंटरनेट के दौर में जब सभी की भावनाएं प्रकट हो रही, तब सरकार के ऊपर ये दबाव भी होता है। राहुल पंडिता ने सही कहा कि अभी हेडलाइन मैनेजमेंट और नैरेटिव मैनेजमेंट का भी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी को भी अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताती है। राहुल श्रीवास्तव जी, इस हमले के बाद किस तरह के सवाल उपजे हैं? सर, जहां तक सवालों की बात है, एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट जो था, जो कि मैं इस गवर्नमेंट के मैंने 2014 से देखा कि सरकार गलती नहीं मानती थी कभी। द वेरी फैक्ट कि सरकार ने लैप्स माना, आई थिंक वो एक बड़ा पॉइंट है और अ ग्रेटर कंसेंसस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो है कि देश में इस पे पॉलिटिकल बन सका। उसने एक लेवल पे जो क्रिटिसिज्म बाहर होता था उसको थोड़ा साइलेंस कर दिया, क्योंकि अगर आप पुलवामा देखें 2019 फरवरी में जब हुआ था, तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो चुप रही थी। उसने सही बॉडी कॉल पॉलिटिकली करेक्ट आवाजें उठाई थी, मगर जो लोअर रंग के नेता थे उन्होंने बदस्तूर अच्छा हमला किया था इस सरकार के ऊपर। सुरजेवाला साहब ने कहा था कि पीएम शूटिंग पे थे, एक शूट चल रहा था और पुलवामा जब चल रहा था, उनका ये कहना था कि इट्स द मोस्ट वीक नीड गवर्नमेंट। मिड रंग लीडर्स जो थे उन्होंने हमला किया था। वाड्रा साहब ने भी उस समय कहा था कि वो कश्मीर में जो वहां पे कैजुअलिटीज हुई हैं, बढ़ रही हैं, उसको देख करके वो चिंतित है। इस बार जो है वो एक लैप्स का एलिमेंट कबूल करके सरकार ने कंसेंसस की जो स्पेस होती है उसको बढ़ा दिया। मैं राजदीप के एक पॉइंट को मैं बात करना चाहता था कि इंडिया हैज नो आइडिया व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में बात करने वाला होता भी था तो क्या बात आगे बढ़ती थी? क्योंकि बात तो आर्मी करती है ना। सो इट इज नॉट वेदर यू नो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से बातचीत होती है कि नहीं। India has to know what the army is doing. I think that is the critical factor here. I think our agencies must be keeping an eye what the army is doing, and that will decide what Pakistan is doing. Because इस पूरे अटैक पे जो मुनीर साहब के जो उनके आर्मी चीफ है, उनके बयान के बाद एक सिंक्रोनिसिटी दिख रही है कि ये हमला क्यों हुआ। जिन लाइंस पे वो बोले थे उन्हीं लाइंस पे एक हमला हुआ है। आई थिंक पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम इस समय पे जो विपक्ष की है, विपक्ष की प्रॉब्लम यह है कि वो पुलवामा वगैरह से देख चुका है कि बहुत ज्यादा बीजेपी को हमला करना इस इशू पे वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है पॉलिटिकली, बिकॉज एक पूरे देश के अंदर उनको ऑपोजिशन का असेसमेंट है। मैंने कुछ ऑपोजिशन नेताओं से बात करी थी, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के ऐसे मौके पे अगर गए तो बीजेपी के पास एक और तुरुप का पत्ता है जिसको बीजेपी निकाल करके इस मुद्दे को पलट देगी। तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो इस पूरे उस पे जो पॉलिटिकल 2 पॉइंट निकलते हैं, एक है वो हिंदू मुस्लिम हो गया है। जिस तरह से खबरें आई हैं वहां से कि धर्म पूछ करके मारा गया, वो जो एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ है। दूसरा एक है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये 2 पेट एजेंडे हैं जो इस तरह की घटनाओं के बाद यूजुअली हमने देखे हैं। विपक्ष हमला करता है कि आप कमजोर हैं, तो उसके अंदर हिंदू मुस्लिम में बीजेपी इसको लॉन्ग टर्म में एनकैश करे या क्या नहीं करे, लेकिन अभी की प्रॉब्लम यह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन बीजेपी उसमें नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर द के फैक्टर इज देयर, कश्मीर इज देयर। कश्मीर के होने से क्या होगा कि अगर आप हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसमें उस पोलराइजेशन में बॉयकॉट कश्मीरीज, बॉयकॉट कश्मीरी गुड्स, डोंट गो टू कश्मीर, ये सब होने लगता है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा बहुत हो रहा है ग्राउंड पे, लेकिन आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ सेन वॉइसेस ऑल्सो। अगर ऐसा ज्यादा बढ़ जाता है तो जो आर्टिकल 370 हटाने का एक मेन स्टेटेड एजेंडा जो था, यानी एक बीजेपी का और आरएसएस का पेट एजेंडा था, मगर एक स्टेटेड एजेंडा था मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर,
वो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर, नॉर्मैलिटी इन कश्मीर, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, इसलिए पीओके पे भी हमारा हक अच्छा बनता है। ये जो लॉन्ग टर्म एजेंडे थे, जो लॉन्ग टर्म टेम्पलेट्स चलानी थी, वो वीकन हो जाती हैं। इस कारण से ये पॉलिटिकल राह जो है ना, बहुत अभी आपको नहीं दिखाई देगी। दूसरा जो इंडो पाक वाला है, वो एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि इंडो पाक फैक्टर में अगर आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव होने में, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो नवंबर 2008 का जो टेरर अटैक था, मेरे ख्याल से वो बीजेपी की जो न्यू नेशनलिज्म और एग्रेशन और नरेंद्र मोदी, जैसे राजदीप ने कहा, वो उसके लिए बड़ा क्रिटिकल था, पॉलिटिक्स जो उसके ऊपर हुई। तो अगर आप देखें कि 28 नवंबर को बीजेपी ने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया था, 26 को हमला हुआ था, 28 को एक कैंपेन लॉन्च हो गया था। उसके अंदर अखबारों में इश्तिहार छपे थे, बड़े बड़े अखबार छपे थे, उसके अंदर खून का बड़ा सा एक धब्बा था और उसके अंदर लिखा हुआ था ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट अनविलिंग एंड इनकेपेबल। ये इश्तिहार था बीजेपी का, पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। उसमें एक फुटनोट भी था बड़ा छोटा सा, जो कि इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, फाइट टेरर वोट बीजेपी। 2 days after Mumbai terror attack, this was the political stance and the political derivative for the BJP. 27 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह जो, कहा कि एक चीफ मिनिस्टर्स की मीट बुलाई जाए, स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट्स हैं और कोस्टल और बॉर्डर स्टेट्स के, उनको बुलाया जाना चाहिए। आडवाणी जी हैं जो उस टाइम पे तैयारी कर रहे थे प्रधानमंत्री का फेस बनने की, उन्होंने कहा कि वन शुड मेंटेन पीस एंड हार्मनी। अटल बिहारी वाजपेयी का एक लेटर था, ओपन लेटर था, वो छपा, उसमें कहा गया चैलेंज बाय टेरर हैज टू बी met together, we must elect a government that can fight terror. This is what Atal Bihari Vajpayee's open letter was. Then Advani ji started flexing his muscles. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी की जो एनर्जीज है वो सारी हिंदू टेरर को प्रोजेक्ट करने में लग रही हैं, और इसी कारण से मुंबई आतंकियों का हमला सफल हो गया। उसके बाद आपको राजदीप को याद होगा कि राजदीप, इफ यू रिमेंबर, मनमोहन सिंह एंड इनफैक्ट इनवाइटेड एंड सजेस्टेड दैट अडवाणी शुड गो विद हिम टू मुंबई, मगर अडवाणी जी कुछ कारणवश नहीं जा पाए और बाद में कहा कि उन्होंने इनिशियली यस कहा था, बाद में नहीं गए, और बाद में उन्होंने कहा कि एक अडवाणी जी ने कि एक एग्रेसिव लाइन चाहिए इस मामले पे। तब नरेंद्र मोदी को फोन किया था गोपीनाथ मुंडे ने फोन किया, कहा कि नरेंद्र मोदी शुड गो टू मुंबई, और ओबेरॉय ट्राइडेंट के सामने नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के तौर पे, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को कि किस तरह से पूरी हैंडलिंग हुई है। उसके बाद आप आइए, चाइना का मामला आया। चाइना के मामले पे भी अगर देखिए तो ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। फर्क यह आया, देखिए कि चाइना के मामले पे प्रधानमंत्री को थे, अभी पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री नहीं थे, अमित शाह वाज शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लार्जली 370 और कश्मीर जो है वो अमित शाह का डोमेन हो गया है, और उस समय भी जब हुआ था तो सोनिया गांधी इन 2020 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर सोनिया गांधी ने एक बड़ा स्टैंड अलग लिया था। बाकी सब पार्टियों ने कहा था हम सरकार के साथ हैं, जो भी वो निर्णय होता है, लेकिन सोनिया गांधी ने आकर के सवाल पूछे थे और तमाम बातें कही थी। अब हम ये देखिए कि एक समय जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे चाइना जैसे मुद्दे पे कई बार ये कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा होता है, ऐसे प्रेशर मुद्दे होते हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, उस समय पे अगर आप पॉलिटिक्स या लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व करते हैं तो सरकार पे प्रेशर बन जाता है कि कुछ बहुत ही रोबस्ट करो। हमारे साथ अशरफ बानी साहब मौजूद हैं। सर, ग्राउंड जीरो पे क्या पोजीशन है इस समय, क्या सेंटिमेंट है, किस तरह के सवाल, किस तरह के डिस्कशन चल रहे हैं श्रीनगर से लेके पहलगाम तक, साउथ कश्मीर में, अनंतनाग के इलाके में और बाकी जगहों पे? चलो, धन्यवाद। और दरअसल मैं 30 साल से कश्मीर के कई सारे मैसेकर मैंने देखे, कई सारे आतंकी हमले देखे, लेकिन अब की बार जो पहलगाम में हुआ, एक तो उन सभी पीड़ितों से सहानुभूति मेरी भी निजी तौर पर, क्योंकि पहली बार में जो है कहीं ना कहीं काफी हताश हुआ। इतने सारे मैंने लोग मरे हुए देखे, मारते हुए देखे, लेकिन जो पहलगाम में हुआ
वो सही तौर पर मुझे बतौर कश्मीरी शर्मसार कर रहा था, क्योंकि जो इसमें विक्टिम है, जो इसमें मारे गए लोग हैं, वो बिल्कुल बेकसूर है। मैं करीब जो वहां पर थे उनमें से जो चश्मदीद लोग थे जिनके सामने ये हुआ, उनमें से करीब 40-45 लोगों को मैं भी मिला प्रोफेशन के एतबार से। लेकिन क्या मैं बताऊं आपको सौरव कि कुछ लोग जो पहलगाम से उस वक्त भाग रहे थे, श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, मैंने रास्ते में एक जगह कैमरा खड़ा किया तो हर एक को कोशिश कर रहा था मेरे साथ बात करे। कुछ मुझे देखकर या ऐसे इंसानियत के तौर पर रुकते थे, लेकिन उनके गले से बात नहीं निकलती, इतना डर था उन लोगों को। एक वेस्ट बंगाल का मुझे एक टूरिस्ट मिला, कहा कि मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ, सब कह रहे थे कश्मीर जाओ कश्मीर जाओ, मेरी बीवी ने भी कहा आप कश्मीर चले जाएंगे, पहली बार आया तो, लेकिन मेरे से गला सूख गया। मैंने उसको पानी वगैरह पिलाया। पहली बार ऐसा हुआ होगा जब आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर बंद हुआ होगा। उसमें किसी का प्रेशर भी किसी हद तक हो सकता था, डर भी हो सकता था कि शायद नोटिस किए जाएंगे, लेकिन दिल से भी कई सारे लोगों को जिनको नोटिस भी नहीं किया, उन्होंने भी दुकानें बंद की, प्राइवेट स्कूल भी बंद हुए, और वो जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है कि कम से कम एटलीस्ट कश्मीर की एक बड़ी पॉपुलेशन को उन्होंने भारत के हित में लिया, जो जिनमें से अधिकतर अभी तक जो है इस हादसे से पहले नहीं मानते थे कि हम भारत के गवर्नमेंट डिपेंडेंट रहेंगे, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें ये चाहिए। वो एक पहलू है। दूसरा पहलू, आज मैं राहुल गांधी को जो शुक्रवार को पूरा उन्होंने दौरा किया, तो उनके वक्तव्य को जो छोटा सा था, लेकिन मैं उस पर 100% सहमत हूं। उन्होंने एक बात कही वो छोटी सी अंग्रेजी में कि वी शुड अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ टेररिस्ट्स, दे वांट टू डिवाइड अस। वो बिल्कुल रियलिटी है। पाकिस्तान जो क्योंकि कई सारे इतने सालों से कोशिशें की उसने कि चोट पहुंचाए, लेकिन ये सबसे एक जो हथियार पाकिस्तान के पास एक पॉलिसी रही है कि हिंदुस्तान को किस तरह से वो घायल करे, किस तरह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अटैक करे, किस तरह से हिंदुस्तान में वो अफरा तफरी करे। उन्होंने पंजाब में भी ये धर्म का कार्ड खेला, सिख वर्सेस हिंदू। उन्होंने कई जगहों पर इस तरह के कार्ड खेले, और हिंदू मुसलमान का कार्ड तो उनका सबसे बड़ा कार्ड है, किस तरह से ये आपस में हिंदुस्तान में लड़े, हिंदुस्तान उसी में उलझ रहे, और वो अपने आप जो काम पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकवादी करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के आपस में ही खुद करें, यानी मारदाड़, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो ये चीजें जो है ये उसने इस बात को लेकर राहुल गांधी ने आगाह किया पूरे कौम को, तो कहीं ना कहीं वो मुझे उनकी एक दूर अंदेशी दिखी उस वक्तव्य में। और दूसरी बात जो और एक चीज इसमें अलग था, क्योंकि जैसे अभी राहुल जी और वो अपने राजीव सर कह रहे थे कि ये जो है पहली बार पाकिस्तान ने इस तरह का अटैक नहीं करवाया। मुंबई अटैक 2008 में, 2016 में उरी, 2019 में पुलवामा, और हर एक इस आतंकी हमले का मैं चश्मदीद हूं। मैंने सबसे पहले लगभग सभी जो है हमले कवर किए। उरी भी सबसे पहले मैं पहुंचा था, अवंतीपोरा, पुलवामा भी सबसे पहले मैं पहुंचा था, फिर उसको फॉलो करना, और ये जो है पहलगाम वाला ये भी मैंने काफी करीब से देखा। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक मुट्ठी में जो बंधे हुए हैं, चाहे विपक्ष हो या सरकार हो। शायद उसकी वजह ये भी है कि विपक्ष ने भी जो है कुछ लेसन लिए हैं, जो पिछली बार उनके वक्तव्य होते थे, सवाल उठाते थे सरकार पर, तो उनको लगा कि उससे उनको नुकसान ही हो रहा है, तो शायद उन्होंने किसी खास रणनीति के लिए चाहा कि नहीं, उनको सरकार के साथ ही सरकार की हर बात को मानना होगा। और जिस अंदाज से आल पार्टी मीटिंग में विपक्ष को भी पूरी तरह से एक अपना स्थान और अपनी इज्जत दी सरकार ने, तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो है वो भी एक उसमें एक कड़ी हो सकती है। और राहुल गांधी सीधे, हमें नहीं लग रहा था कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी को मिलने जाएंगे, जिनकी वो आलोचना शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर, पहलगाम हमले के मुद्दे पर, जहां वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो उनके कोalition पार्टनर है सरकार में, फारूक अब्दुल्ला से मिले, जो सबसे वरिष्ठ नेता है जम्मू कश्मीर के, और उसके बाद सीधे तौर पर बिना किसी को बंद किए वो एलजी से भी मिलने गए, और उन्होंने भी उनको बड़ी गर्मजोशी से रिसीव भी किया, उनसे बात भी की, और उसके बाद उन्होंने ये वक्तव्य दिया। तो दूसरी तरफ अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में राहुल गांधी ने ही ये मसला उठाया, कहा कि मुझे बहुत दुख है कि कश्मीरियों को, पहली बार नहीं हो रहा है, देश में अलग अलग जगहों में, चाहे कालजू में हो, चाहे व्यापार करें,
तो कई बार इनको फिर जब कश्मीर में कोई घटना होती है तो कश्मीर के उन निर्दोष लोगों को जो रोजी रोटी के लिए, जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, उनको देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत की जाती है, उनको निशाना बनाया जाता है। उत्तराखंड में कुछ ऐसी घटनाएं घटी और महाराष्ट्र में कुछ एक ऐसी घटनाएं घटी है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यही आतंकवादी चाहते हैं, वो कम से कम जो है लोग न करें। तो मेरे को लगता है कि सरकार को भी इस पहलू को नजर में रखना होगा और उस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो राजनीति पिछले कई सालों से हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू मुसलमान हो रही है, उसको थोड़ा सा कम करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है कि मीडिया का जो रोल और सोशल मीडिया का, पहले तो ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया बहुत हो गया है। तो परसेप्शन जो है देश में क्रिएट, आप भी जानते हैं, मीडिया करता है। मीडिया को भी कहीं ना कहीं उस चीज को भी, भले से ही तो बाकी चीजें सब वो करे, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भी स्पेस देनी होगी कि जिससे भाईचारा जो है देश में बना रहे, जिससे कोई खास कम्युनिटी या कोई खास सेक्शन जो सोसाइटी का है वो बढ़ के ना। अगर हम बात करें, कई सारे ऑपरेशन हुए। कल एक सेना का जवान मारा गया उधमपुर में, पैराट्रूपर, वो मुस्लिम था। वो भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि हमारी सेना के लिए, हमारे देश के लिए सिर्फ एक ही जात या एक ही व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, सब देश में मिलजुल कर, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब इस देश के हिस्सा है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मैसेज अगर जाती है बाकी चीजों के साथ, वो भी है। अब जहां तक आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि मैं राहुल की बात से किसी हद तक सहमत हूं कि उनको सबक सिखाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण जो है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके देखा, हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके देखा, तो क्या कुछ बदला? तो कहीं ना कहीं जो है, और जो हमारे देश की हित है, पाकिस्तान इस वक्त उस स्थिति में है जहां पर कुछ वहां के लोग ये भी चाहते होंगे कि उनको एक बहाना मिलना चाहिए जंग का, ताकि जो बाकी इश्यूज पाकिस्तान के अंदरूनी है, सियासत के, पॉलिटिक्स के, वहां की भुखमरी के, वहां की इकोनॉमी के, वो टल जाएंगे। तो वो बहाना चाह रहे हैं, उनको मुंह मांगे जो है बहाना अगर भारत सरकार थमा लेगी तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो एक जीत होगी। लेकिन भारत के लिए वो ठीक नहीं होगा, यहाँ की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा। तो सोच समझकर जो भी कदम लेना होगा भारत सरकार को, शायद उनमें काफी सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और किससे पाकिस्तान को सही मानों में चोट पहुंचेगी। और फिर सबसे बड़ी बात, किस चीज से ये आतंकवाद रुकेगा? मुझे लगता है इसमें जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक अब की बार भारत सरकार ने की है, उसने जरूर पाकिस्तान को चिंतित किया। उसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना, कहीं ना कहीं वो जो जिसको बोलते हैं कि नस पकड़ना, वो नस जो है भारत सरकार ने कहीं ना कहीं, चाहे भले ही वो एक प्रेशर टैक्टिक हो, वो बहुत बड़ी बात जो है, वो फैसला जो है वो भारत सरकार का रहा है। और उसका स्वागत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी किया है। उसकी वजह भी ये है कि क्योंकि उमर अब्दुल्ला इस बात की वकालत और इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं, तब तक जो भी जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होते थे, चाहे महबूबा मुफ्ती होती थी, चाहे उमर अब्दुल्ला होते थे, वो कहते थे जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर के लोगों का, या जम्मू कश्मीर, उसमें से पानी निकलता है, वो आप पाकिस्तान को देते हो और हमें कुछ नहीं मिलता है। आप पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो जम्मू कश्मीर के पानी को लेकर है या लद्दाख के पानी को लेकर है, उससे कोई मुआवजा न स्टेट को मिलता है, न पाकिस्तान हमें कुछ देता है, न देश कोई स्पेशल कोई खास उसका मुआवजा या जो उसका कंपनसेशन है राज्य को देता है। तो जाहिर बात है कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये चीज जो है ये काफी देश के लिए भी, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण। थैंक यू अशरफ बानी साहब। महबूबा मुफ्ती का इंटरव्यू किया। अब इतने साल में मैंने महबूबा मुफ्ती का इंटरव्यू किया, मैंने देखा कि महबूबा मुफ्ती, जिसको एक समय में कहा जाता था यू आर सॉफ्ट ऑन मिलिटेंट्स, उन पर एक धब्बा लगाया गया था कि महबूबा मुफ्ती पीडीपी, उन्होंने साफ कहा कि देखिए, ही वाज द फर्स्ट टू कॉल फॉर अ कश्मीर बंद, कि कश्मीर में बंद होगा। जम्मू में पहले बंद हुआ, उसके बाद तुरंत कश्मीर में बंद हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं आई थिंक पॉलिटिशियंस हैव रियलाइज्ड कि आज एनीवन टुडे हु इज सीन इवन रिमोटली, थोड़ी भी अगर आप जगह आपके बर्ताव में, आपके वक्तव्य में आप ये दिखाएं कि यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान बेस्ड टेरर, या पाकिस्तान से ये कहा जाता था ना कि दीज आर मिसगाइडेड यूथ, कि ये जो युवा है ये टेरर में जा रहे हैं, एलियनेशन है, ये जो नैरेटिव चलता था, ये नैरेटिव इस बार नहीं चल रहा है सौरभ, बिकॉज दिस टाइम आई थिंक ऑल पॉलिटिशियंस इवन इन कश्मीर वैली हैव रियलाइज्ड कि इस नैरेटिव से आपको कोई फायदा आप नहीं मिल सकता।
द पाकिस्तानी स्टेट सौरभ इज फुल्ली एक्सपोज। 2001 के बाद जब पार्लियामेंट अटैक हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऑपरेशन पराक्रम किया, देयर वाज डिप्लोमेटिक कोअर्शन, पाकिस्तान पे दबाव हुआ, बट देयर वाज नो जंग। 2008 के बाद 26/11 हुआ, मनमोहन सिंह ने भी इन्वेस्टिगेशन लागू की, ऑल द डेटा वाज प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान, डिस्पाइट दैट पाकिस्तान ने उस लेवल पर कार्रवाई नहीं की। अब उरी, पुलवामा, पहलगाम, पठानकोट, यू रिमेंबर पठानकोट के बाद वी प्रोवाइडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सॉरी, पठानकोट के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने गए और उसके एक मंथ बाद पठानकोट होता है। एंड अगेन यू रियलाइज कि पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट एनी थॉट ऑफ पीस विद इंडिया। ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो कहते थे 1000 cuts, वी विल ब्लीड इंडिया, हम इंडिया को एक तरह से 1000 cuts से ब्लीड करेंगे। दैट वाज इन द 70s, वी आर 2025। मुझे आज दुख होता है, मैं इसीलिए कह रहा था, मैं उस आई वॉज फॉर अमन की आशा, मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बहुत भरोसा करता था। मैंने एक ग्रुप के साथ भी मैं शामिल हुआ था, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन। उनके लोग पाकिस्तान से भारत आते थे, हम वहां जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एंड आई थॉट दैट वुड प्रोग्रेस इनटू अ सिचुएशन वेयर एक ना एक दिन वी कुड इवन हैव अ वीजा फ्री सब कॉन्टिनेंट। आज मुझे दुख से कहना पड़ता है सौरभ जी, आपके प्रोग्राम पर, आई हैव ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन अमन की आशा। I feel it is almost impossible to even talk of people contact. मैं उनमें से था तो कह रहा था क्रिकेट मैच होनी चाहिए, भले ही जंग हो, क्रिकेट मैच तो होनी चाहिए। अब मैं नहीं कह सकता, I am defeated. आपने नेतानगरी के इस एपिसोड में विद्वानों को सुना, आपने डिप्लोमेट्स को सुना, आपने पुलिस ऑफिशियल्स को सुना, आपने पत्रकारों को सुना। इन सब से इतर आपने फौजी जनरलों को भी सुना। हमारे यहाँ फौजी हुक्मरान नहीं होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, वो पाकिस्तान को मुबारक उनकी फौजोक्रेसी। इसके अलावा आपने राजनीतिक पत्रकारों को सुना। आखिरी में मैं आपसे अपनी बात कहना चाहता हूँ, ललन टॉप के रिपोर्टर भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। जो बात जनरल दुआ ने कही इस कार्यक्रम को देखने के बाद, वो याद रखिएगा, ये समय शोक का है और ये समय एकता का भी है, ये समय संकल्प का है और ये समय अपने गुस्से का इस्तेमाल सरकार की जवाबदेही बढ़ाने में और सरकार को वो राजनीतिक पूंजी और शक्ति देने में भी है कि वो डिसाइसिव फैसले ले सकें। एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का राग है, दूसरी तरफ भारत सरकार, और ये सरकार हमसे और आपसे मिलकर बनती है, भारत के नागरिक हैं जो लगातार पाकिस्तान, जो कि एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान जहां पर आसिफ मुनीर जैसा खुरेजी व्यक्ति सेना के शीर्ष पर बैठा है, जिसका इकलौता मकसद अपने फेल्योर से, अपनी सेना के बलूचिस्तान समेत, तहरीके तालिबान पाकिस्तान समेत कई मोर्चों पर फेल्योर से ध्यान हटाने के लिए भारत में कश्मीर में कुछ भी कार्रवाई करने जैसा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संतोष को सामने नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान में जितना भी अधकचरा सा लोकतंत्र है उसकी सीमा को भी दिखाता है। पाकिस्तान को उनकी ये स्थिति मुबारक। भारत इस मुश्किल की घड़ी में और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा इकट्ठा दिखेगा। इंटरनेट पर आने वाली चुनिंदा जानकारियों के हिसाब से अपने रोष को वो दिशा मत दीजिए जो पाकिस्तान या वहाँ की खुफिया एजेंसी या वहाँ के फौजी हुक्मरान चाहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हम सरकार से सवाल पूछें, हम सरकार को अपना पूरा समर्थन दें कार्रवाइयों के लिए। हम ये इंश्योर करें कि जब वहाँ सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं तो उनको सभी तरह की रसद, सभी तरह का टेक्टिकल सपोर्ट मिले, और हम ये इंश्योर करें कि इस संकट की घड़ी में हम डिवाइडेड नहीं, यूनाइटेड हाउस की तरह नजर आए। आज की नेतानगरी में इतना ही। सबसे आखिरी में मैं याद कर रहा हूँ उनको जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई, उनके लिए श्रद्धांजलि, उनके लिए प्रार्थना, उनके परिवार वालों को इस शोक को सहने का साहस मिले, और साहस मिले हमारे देश की सरकार और नागरिकों को कि वो एक मजबूत फैसला लें और ऐसी कार्रवाइयाँ करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही, जिसमें जम्मू कश्मीर में स्थायी अमन और शांति लौटे। रामचरितमानस में याद रखिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, पाकिस्तान के लिए ही लिखा था आज के संदर्भ में, विनय न मानद जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। तो यदि उन्हें भय की भाषा समझ में आती है तो
तो यही भाषा समझाई जाए। शुक्रिया।